नमस्कार एस्पिरेंट, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द टीचर सब पर। इस समय एक बहुत ही बड़े बहस छिड़ी हुई है NRS-CET को लेकर। आप जहां भी देखेंगे वहां पे ये बात चल रही है NRS-CET की। आखिर में ये NRS-CET क्या है, कैसे इसकी उत्पत्ति होती है, इन सब चीजों के बारे में हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो हम ये बताएंगे कि NRS-CET आखिर है क्या, और उसके बाद आपको इसकी एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में पूरा खुलकर बताने वाला हूँ। आज एक एक अक्षर सा एक एक चीज बताऊंगा। अगर बात करें NRS-CET की, तो एनआरए का मतलब होता है नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी, जो कि एक एग्जाम कंडक्ट कराने वाली है। इस एग्जाम का नाम है सीईटी। सीईटी का मतलब है कि कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। जैसे आपने देखा होगा कि कई स्टेट में जो है एलिजिबिलिटी टेस्ट के नाम पर बहुत सारे एग्जाम लिए जा रहे हैं, या यूं कहें कि जो टीचिंग एग्जाम्स अभी तक हो रहे थे उनमें भी ये परंपरा थी कि उनमें एक एलिजिबिलिटी टेस्ट होता था। जैसे सेंट्रल में देखें, सेंट्रल में क्या होता था कि आप सी टेट देखते थे। सी टेट में क्या होता था कि वो जो सी टेट पास हुआ बच्चा है वो एलिजिबल हो जाता था पूरे भारत के किसी भी टीचिंग एग्जाम के लिए। पर क्या वास्तव में ऐसा उसे मौके मिलते थे कि सी टेट के थ्रू उसको सारे पेपर देने को मिलते हों? बहुत सारे स्टेट हैं जहां पे आपको सी टेट से मौका नहीं मिलता है। जैसे राजस्थान की ही बात कर लें तो राजस्थान में आपको सी टेट के से मौका नहीं मिलेगा। वहां पे जो थर्ड ग्रेड की परीक्षा होती है उसके लिए बिल्कुल एलिजिबिलिटी नहीं मिलती। वहां जो आर टेट होता है, राजस्थान टेट होता है, उसको क्वालिफाई करना पड़ता है। उसके बाद आप वहां के शिक्षक एग्जामों के लिए एलिजिबल होते हैं। तो यही बात है कि जैसे सीटेट होता था उसी तरह का ये कोई एक नया कॉन्सेप्ट एनआरए लेकर आ रहा है, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। इससे क्या होगा कि जो एसएससी के पेपर हैं, बैंक्स के पेपर हैं, आपके आईबीपीएस के, या यूं कहें रेलवेज के जितने भी पेपर हैं, सबका कंबाइंड प्री ये है। सबके लिए एक प्री की व्यवस्था करी गई। ये बात सही है कि इससे जो है धन और समय की जो हानि होती थी उसकी तो बचत होगी, ये बात पक्की है, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्यों? क्योंकि जब एक पेपर होगा तो इससे क्या होगा कि जो तीन चार एजेंसियां काम कर रही थी वो अब अकेले एक काम एक एजेंसी कर देगी, और वो पेपर एक दिन में ही सॉल्व हो जाएगा, एक दिन में निपट जाएगा पूरा का पूरा। पर पहले बता देते हैं कि एनआरएस-सीईटी क्यों हो, कैसे होगा। एनआरएस-सीईटी की बात करें तो एनआरएस-सीईटी जो है आपको ऑनलाइन मोड पे देखने को मिलेगा। 2024 में इसको जो है कहा गया है कि ये ऑनलाइन मोड पे कराया जाएगा, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा ये, ऑनलाइन मोड पे आपको दिखाई पड़ेगा। और दूसरी बात, इसकी सबसे बड़ी बात ये है कि ये नेशनल लेवल का एग्जाम है। तो ये जो एग्जाम होने वाला है ये आपका 200 अंक का एग्जाम होने वाला है, 200 नंबर का एग्जाम होने वाला है। इसमें टोटल 100 क्वेश्चन आएंगे आपके। 100 क्वेश्चन की बात की गई कि 100 क्वेश्चन आएंगे। अभी इसका सिलेबस डिस्कस नहीं किया गया एनआरए के थ्रू। एनआरए ने जो है 2020-21 के बजट में यह बात कही थी कि हम एक ऐसा एग्जाम लेकर आएंगे जो प्री का काम खत्म करे, जिससे कि बच्चों के समय और धन की जो हानि होती है उसको जो है मैनेज किया जाए, कम किया जाए। उस प्रयास को लेकर कार्यरत थी एनआरए। तो उसी का प्रतिफल है ये NRS-CET 2024, जो 2024 में कहा जा रहा है कि 2024 में एनआरए इसे कंडक्ट करा देगी। ये बात पक्की है कि इसे कंडक्ट 2024 में कराया जाएगा, और इसका सिलेबस या यूं कहें कि इसका नोटिफिकेशन आपको बहुत जल्द ही आपके जो है कई सारे ग्रुप्स हैं उनपे दिखाई पड़ेगा, और सरकारी रिजल्ट वगैरह में भी दिखाई पड़ने लगेगा। एनआरएस-सीईटी की अगर बात करें तो एनआरएस-सीईटी का क्या लेवल होगा अभी ये टोटली डिफाइंड नहीं है। क्या ये 10 लेवल से आने वाली है, या 10+2 लेवल पे आने वाली है, या ग्रेजुएशन लेवल पे आने वाली है? क्यों? क्योंकि आपका एसएससी का एग्जाम हो, आईबीपीएस का एग्जाम हो, या यूं कहें कि रेलवे के एग्जाम हो, ये सारे ही एग्जाम कैटेगरीज वाइज होते हैं। कुछ एग्जाम आपके 10th स्टैंडर्ड से माने जाते हैं, कुछ 10+2 स्टैंडर्ड से लिए जाते हैं, और कुछ ग्रेजुएशन स्टैंडर्ड के एग्जाम है। तो क्या सबके लिए एक ही सीईटी होगा? सबसे बड़ा मुद्दा तो ये भी बनता है कि क्या सबके लिए एक ही सीईटी होगा, सबके लिए एक कॉमन टेस्ट होगा? तो यहाँ पर फायदा किसका होने वाला है? यहाँ पे ग्रेजुएशन वाला बाजी मार ले जाएगा।
क्यों? क्योंकि यहाँ पे परसेंटाइल का गेम चलने वाला है। फिर चलेगा परसेंटाइल का गेम। परसेंटाइल के तांडव में आप जैसे देखते होंगे कि यूपी में एक परीक्षा होती है, यूपी पेट परीक्षा होती है। इसमें परसेंटाइल का गेम चलता है और हाई जिसका परसेंटाइल होता है उसके लिए तो आसान चीजें मिल जाती है, मतलब उसके लिए तो कुछ वैकेंसीज मिल जाती है देखने को। पर जिनका जो है परसेंटाइल डाउन है वो बच्चे जो है पेट तो किसी तरह का पे एग्जाम दे आते हैं, पर उसके बाद के जितने भी फार्म आते हैं वो या तो फॉर्म भरते हैं या तो उन फॉर्म्स के बारे में उन्हें जानकारी नहीं होती, या तो उनकी पोस्ट देखकर पहले ही समझ जाते हैं कि इसके काबिल मैं नहीं हूँ। तो क्या होगा, रेलवे की ग्रुप डी की जो भर्ती आती है वो 10th लेवल की आती है मान लीजिए। अब 10th लेवल की भर्ती है, उसमें सीईटी का बंदा जो सीईटी में ग्रेजुएशन लेवल पर था, अब ग्रेजुएशन वाले का तो परसेंटाइल ज्यादा होना ही है, ये नैसर्गिक चीज है। अगर इस पर आप बहस करें तो ये गलत है कि भाई क्योंकि 10th स्टैंडर्ड जो पास करा है उसका स्टैंडर्ड देख लीजिए, जो ग्रेजुएशन असली में ग्रेजुएशन पास है, ये नहीं कि उसने कहीं से कर लिया है। असली में जो ग्रेजुएशन पास बंदा होगा वो 10th वाले से हमेशा कंपेयर करने पे लाख गुना ज्यादा अच्छा होगा। तो ये सारी असामान्यताएं उत्पन्न हो जाएंगी इस एक सीईटी से। परसेंटाइल का गेम चलेगा। फिर क्या होगा कि जो बच्चे, अब आप मान लीजिए कि जैसे ग्रुप डी की नौकरी है, जो बच्चे ग्रेजुएशन की पोस्ट के लिए नौकरी की तैयारी कर रहे थे, मान लीजिए एक बच्चे का पहले ग्रुप डी में हो गया, फिर उसी बच्चे का जो है आपके सीजीएल में हो गया, तो क्या वो बच्चा ग्रुप डी ज्वाइन करेगा? तब तो वो सीजीएल ही ज्वाइन करेगा। फिर इस तरह पोस्ट खाली चली जाएंगी और पोस्ट खाली जाने के बाद फिर आपको जरूरत होगी 10th के बच्चों की या 10th स्टैंडर्ड के जो एग्जाम है उन क्वालिफाइड बच्चों की। अब मगर आप सीईटी के परसेंटाइल के हिसाब से ही लेंगे। क्यों? क्योंकि परसेंटाइल के बिना ये भाई, एक मान लीजिए आपने एक कट ऑफ या तो रख देंगे, अगर एक कट ऑफ रख देते हैं तब भी ठीक है कि कट ऑफ है कि ये कैटेगरीज वाइज आप कट ऑफ दे देते हैं तो ठीक है। अभी ये सारी चीजें इन्होंने क्लियर भी नहीं करी कि कट ऑफ जो है कट ऑफ बेस्ड एग्जाम होगा या परसेंटाइल बेस्ड एग्जाम होगा, कुछ क्लियर नहीं है। पर तांडव बहुत तगड़ा है कि हम सीईटी लाएंगे, बात सीधी सी है कि हम जो है अपना खर्च बचाएंगे। पर क्या होता है, आप देखे होंगे कि जो सीटेट है, सीटेट की बात करें तो सीटेट 2011 में आता है। सीटेट के बाद हर स्टेट ने टीईटी के एग्जाम निकाले, टेट के एग्जाम निकाले और सब ने एक तांडव शुरू किया राजस्व इकट्ठा करने का। सीटेट के थ्रू कहा गया था कि हम 2 बार निकालेंगे, मतलब साल में फ्रिक्वेंटली 2 बार एग्जाम कराएंगे। तो हर स्टेट ने भी यही स्टेटमेंट जारी किया कि हम भी अपने स्टेट का जो टीईटी है वो हर साल में 2 बार कंडक्ट कराएंगे। अगर सीटेट की बात करें तो सीटेट वास्तव में साल में 2 बार आता है। और आप कोरोना पीरियड को छोड़ दें तो 2011 से 2023 तक लगातार अनवरत सीटेट की परीक्षा कराई जा रही है साल में 2 बार। पर क्या इसके थ्रू कितनी वैकेंसीज आई हैं आज तक कितनी वैकेंसीज आई हैं, इनका कोई मानक है? भाई पेपर आपने सीटेट करा लिया, मान लीजिए सीटेट तो करा दे, उसके बाद क्या आपने मेंस की नौकरी निकाली, केवीएस की नौकरी आई? नहीं आई, भर्ती नहीं है। भर्ती केवल 2 बार हुई है इनसे, 2 बार, केवल 2 बार। सीटेट आने के बाद केवल 2 बार सेंट्रल में शिक्षकों की नौकरियां आई हैं, उसके अलावा तीसरी बार बड़ी कोई वैकेंसी नहीं दिखाई पड़ती है। इसलिए ये कॉन्सेप्ट तो यहाँ पे फेल ही हो जाता है। आप इसकी वैलिडिटी जिंदगी भर कर दे रहे हैं तब भी कोई फर्क थोड़ी ना पड़ने वाला है। बच्चा तो 30 साल तक ही कंपटीशन करेगा, उसके बाद क्या करेगा? चीजें तो यहां गड़बड़ हो रही है ना। तो जो चीजें सुधारनी थी उनको और कॉम्प्लिकेटेड कर दिया जा रहा है। बात थी कि समय पर वैकेंसीज लाई जाए। जैसे अब एसएससी ने बढ़िया से काम करना शुरू किया था। एसएससी टाइम टू टाइम बिल्कुल कैलेंडर के हिसाब से अपने एग्जाम्स करा रहा था, रिजल्ट दे रहा था। तो उस तरह के जैसे उसी तरह उसी पैटर्न पे आरआरबी को चलना चाहिए, आईबीपीएस को चलना चाहिए कि जब कहा जाए
जब आपने कैलेंडर घोषित किया है, आप कैलेंडर बना रहे हैं, तो उसी हिसाब से आप करते रहें, भर्ती करते रहें, उसी हिसाब से आप एग्जाम लेते रहें, उसी हिसाब से आप वैकेंसीज निकालते रहें। तो इससे क्या होगा, बच्चा सेल्फ मोटिवेटेड होगा और ज़्यादा प्रयास करेगा। पर यहाँ का सिस्टम अलग है। यहाँ बच्चों को और ज़्यादा आत्मग्लानि फील कराई जाती है। इसी से क्या होता है, बच्चे में नकारात्मकता की भावनाएं आ रही हैं। तो ये सीटेट या यूं कहे सीईटी, ये सारे कॉन्सेप्ट ध्वस्त हो जाते हैं इसी सब जगहों पर। मेन मुद्दा है रोजगार। अगर सरकार रोजगार दे सकती है तो ठीक है, नहीं दे सकती है तो भी ठीक है। कम से कम आप सीधे कहिए। और मेरे हिसाब से तो बच्चों को सीईटी का बहिष्कार करना चाहिए, बिल्कुल पूर्ण रूप से बाइकआउट करना चाहिए। क्यों? क्योंकि इससे बच्चों का ही नुकसान होने वाला है। जैसे अब एसएससी के एग्जाम्स आप दे ले रहे हैं, अगर खुदा न खास्ता परसेंटाइल का गेम आता है, तो जो बच्चे आज सीजीएल में बैठ सकते हैं, वो परसेंटाइल के गेम में हो सकता है ना बैठ पाए। हो सकता है किसी बच्चे का प्री खराब चला जाए, उसका मेंस बहुत अच्छा चला जाए। भाई किसी का प्री में तो केवल क्वालिफाइड हो गया और उसका मेंस बहुत अच्छा चला गया। पर क्या होगा, अगर सीईटी साल में 2 बार आएगा तो क्या हर बार गारंटी है कि हर बार अपने साथ वैकेंसीज लाएगा? आपने कहा इसकी एलिजिबिलिटी 3 सालों तक रहेगी। ये 3 साल तक बच्चा क्या करेगा? पहले जब सीटेट आया था तो तब भी कहा गया था कि इसकी एलिजिबिलिटी 7 साल तक रहेगी। तो क्या उसके बाद वैकेंसी आई? अगर बात करें, जैसे उसी तर्ज पे चला था यूपी टेट। यूपी टेट भी आया 2011 में। यूपी टेट आया 2011 में और क्या हुआ? क्या हुआ 2011 के बाद? कितनी वैकेंसीज आई? सिर्फ 2 वैकेंसी आई आपके समय। आप देखिए 68,500 और 69,000, बस 2 वैकेंसी ही दिखाई पड़ेंगी मेरे भाई। तो पूरा कॉन्सेप्ट यही है कि आप इसका फाइनली बाइकआउट करें। बाइकआउट करने से क्या होगा, आप अपने जो एग्जाम, जो एसएससी, रेलवेज और आईबीपीएस के एग्जाम कम से कम दे ले रहे हैं, वो दे पाएंगे। परसेंटाइल के गेम में जो बच्चे पीछे रह जाएंगे, वो फिर सीईटी से, जो बच्चे सीईटी के परसेंटाइल के गेम में पीछे रह जाएंगे, वो जिंदगी में पीछे रह जाएंगे। और ये कहने की बात है कि साल में 2 बार आएगा। साल में 2 बार आएगा तो आपको लगेगा कि यार ये तो हर साल आता है, इसको कभी भी पास कर लेंगे। कभी भी पास करने की चीजें फिर पास नहीं होती हैं। आज भी कई बच्चे हैं जो सीटेट नहीं पास हो पाते हैं, पर जो पास भी हैं तो उनका कोई बहुत बड़ा भला नहीं हुआ है कि कोई बहुत ज्यादा किसी ने भला कर लिया इससे। तो चीजों को समझिए और सीईटी का पूर्ण रूप से बहिष्कार करिए। धन्यवाद।